वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग और वर्गमूल को निकालने की जितनी भी विधि हैं या फिर जैसे भी उनको निकाला जाता है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे चैप्टर का नंबर है 6 और उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इसका पहला टॉपिक है वर्ग। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ग होता क्या है, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो जो वर्ग है वो क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त मान वर्ग कहलाता है। तो इसके बाद में जो यहां पर हमने देखा कि किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त जो मान है वो वर्ग कहलाता है। लेकिन ये किसका वर्ग होगा? यह वर्ग होगा उस संख्या का जिसको हमने काम में लिया था। तो यहां लिखेंगे हम, यह उस संख्या का वर्ग होता है जिसका गुणा किया गया है। तो इसके बाद देखो, एक उदाहरण से इसे समझें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1। अगर 1 को हम गुणा कर दें किससे? 1 से। 1 गुणा 1 बराबर से होगा 1। तो इसीलिए 1 का जो वर्ग है वो 1 होता है। अब 2 संख्या लें हम, जो 2 है, तो 2 गुणा 2 बराबर होता है 4। तो 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है। अब 3 की बात करें तो 3 बराबर से होगा 3 गुणा 3 बराबर से 9 होगा। तो इसलिए 3 का वर्ग 9 होता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो हम अब वर्ग को यहां पर जब भी हम किसी का वर्ग लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि 1 का वर्ग होगा। तो हर बार हमें वर्ग के लिए हिंदी भाषा तो नहीं लिखनी होगी। जैसे हम कहें कि 1 का वर्ग बराबर से 1 गुणा 1 बराबर से 1, या फिर लिखें 2 का वर्ग बराबर होगा 2 गुणा 2 बराबर से 4। ऐसा तो नहीं लिखेंगे हम हर बार। तो इसलिए क्या होता है, जब वर्ग लिखना होता है किसी संख्या का, जब हम वर्ग कर रहे हैं तो उसके लिए उस संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं यहां पर। तो वह संख्या मान लीजिए a है, तो a को ब्रैकेट के अंदर यहां पर हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और इसकी घात लगा देंगे 2। यह घात क्या होती है? जो घात है वो कैसे काम करती है, ये संख्या यहां पर क्या है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो इसे हम पढ़ते हैं अब इसके बाद में। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर मान लीजिए हम एक उदाहरण से शुरू कर रहे हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया है a। तो अब हमें a का वर्ग निकालना है। तो हम कहेंगे a का, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में उसे लिखेंगे और उसके बाद में यहां पर 2 लगा देंगे ऊपर। तो यहां पर जैसा हमने इसको लिखा है तो इसको बड़ा करके लिखते हैं। तो a और इस पर ब्रैकेट लगाया और इस पर ऊपर लिख दिया 2। तो जो ये बीच में यहां जो a लिखा गया है इसको तो कहा जाता है आधार, इसको आधार कहा जाता है। और जो ऊपर छोटा सा हमने 2 लिखा है इसको कहा जाता है घात। तो इस प्रकार से जब किसी संख्या जो आधार है उस पर कोई घात लगी हुई हो, और घात कितनी हो, यदि घात बराबर से 2 हो जाए, तो घात यदि 2 हो तो उसे वर्ग कहा जाता है। किसका वर्ग? उस आधार का। तो हम कहेंगे, यहां पर कह सकते हैं 2 घात होने पर कहा जाता है कि यह या फिर वह आधार का वर्ग है। तो यह किसका वर्ग होगा? यह आधार का वर्ग होगा। और आधार कौन सा है इसमें? आधार वो संख्या होगी जो संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि हम जरूरी नहीं है कि जो आधार है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे a और इसके ऊपर 2 लगा देंगे, तो ये कहलाएगा a का वर्ग। यदि ये घात 1 रह जाए, तो जब किसी संख्या के ऊपर कोई भी घात नहीं होती है तब भी कहा जाता है कि उसके ऊपर एक घात है। इसका मतलब है आप उस संख्या को सिर्फ एक बार लिख रहे हो। तो यहां पर a की घात 2 का मतलब होता है a गुणा a। यहां अगर घात होती 1, a की घात 1 होती तब हम लिखते सिर्फ a,
और यहां पर अगर लिखना होता a की घात 3 तब लिखते हैं हम a गुणा a। तो इस प्रकार होता है ये। और 4 घात होने पर उसी संख्या को, स्वयं जो संख्या है उसको स्वयं से गुणा करेंगे, और कितनी बार गुणा करना है ये वह घात हमें बताती है। इस घात की वजह से हमें पता चलता है कि यहां पर उस संख्या को कितनी बार गुणा करना होगा, और जो इसका मान आएगा वो इस पूरे a की घात 3 या फिर a की घात 2 के बराबर होगा इसका मान। अब इसको एक उदाहरण लें हम संख्या के आधार पर, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 5 और इसके बाद इसकी 5 की घात 2 कर देते हैं। तो 5 की घात 2 करने का मतलब क्या है, 5 गुणा 5 है, तो हम कहें कि 5 की घात 2, इसका मतलब 5 गुणा 5 तो है, लेकिन इसका जो मुख्य मान है वो क्या रहेगा, तो इसका मुख्य मान होता है 5 का गुणा 5 से करने पर हमें 25 मिलेगा, तो इसका मुख्य मान कहलाएगा 25। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 5 का वर्ग है वो 25 होता है। इसके अलावा इसके और गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, इसके गुणधर्म ये होते हैं कि यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो उस संख्या का वर्ग कितने तरीके से निकाला जाएगा, कौन कौन से तरीके से हम उसका वर्ग निकालते हैं और कैसे लिखते हैं। तो देखो यदि हम शुरुआत करें 1 से, तो ध्यान से देखिए 1 का वर्ग हम कैसे लिखेंगे, 1 बराबर से होगा, 1 का वर्ग निकालना है तो 1 बराबर क्या होगा, 1 गुणा 1 बराबर से 1 आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि 1 का वर्ग है। 2 के लिए क्या होगा, 2 की घात 2 बराबर से 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको लगातार अगर हम लिखें 10 तक के वर्ग लिखें यहां पर, तो देखो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, और जो 10 है उसका वर्ग 100 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं के जो वर्ग हैं वो हमने आपको सामने यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किसी संख्या का वर्ग कौन सा होता है। तो यहाँ पर अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां हमने शुरुआत की थी जो 1 की संख्या के वर्ग से, 1 से हमने शुरुआत की और इसका वर्ग 1 मिला हमें, और हम पहुंचे कहां तक 10 तक, तो हमें वर्ग क्या मिला, इसका 100 मिला। तो 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में जो वर्ग संख्या होती है वो कौन कौन सी है, वो होती है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये जो संख्याएं यहां मौजूद हैं 10, यही वो वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक के बीच में वर्ग संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे उनकी जो वर्ग संख्या है वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 होंगी। लेकिन इनकी मुख्य संख्याएं कौन सी हैं, ये इनकी वो मुख्य संख्या हैं जो जिनका वर्ग करने पर हमें ये मान प्राप्त हो रहा है। यह मान लगातार बढ़ता रहेगा यदि हम यहां पर संख्याएं और बढ़ा दें। जैसे 11 का वर्ग करें तो 121 आता है, 12 का वर्ग करने पर 144 आएगा, 13 का वर्ग करने पर 169 आएगा। तो इस प्रकार लगातार यह बढ़ता रहेगा। इसके अलावा अब यहां पर हम एक मुख्य बात और जान सकते हैं कि यहां यदि हम 1 का वर्ग करें तो हमें उसके जो संख्या प्राप्त हो रही है इनके बीच में संबंध कौन सा होता है, तो आइए उसे हम जान लेते हैं। तो देखिए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपको बताएगा कि वर्ग संख्याओं के अंतिम अंक जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे उस संख्या से संबंधित होते हैं जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो देखो यदि 1 का वर्ग निकाला जाए, अब हम गुणा नहीं करेंगे, सीधा इनका वर्ग लिखेंगे। तो 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, 2 का वर्ग जो है वो होता है 4, 3 का वर्ग जो है वो 9 होगा, और 4 का जो वर्ग है वो 16 होता है, 5 का जो वर्ग है वो 25 होता है, और जो 6 का वर्ग है वो होता है 36, 7 का वर्ग यहाँ पर 49 होता है, 8 का जो वर्ग है वो 64 होता है, जो 9 का वर्ग है वो 81 होता है, और जो 10 का वर्ग है वो होता है 100। अब ध्यान से समझें इस चीज को कि यहां पर अंतिम अंक की ओर यदि हम ध्यान दें तो एक अंतिम अंक हमारे पास 1 है, और दोबारा से इसके बाद यह अंतिम अंक 1 यहां आता है। इसका मतलब है कि यदि हम 1 वाली संख्या, ऐसी कोई संख्या जिसका अंतिम अंक पहले से 1 है ना, तो उसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग का भी अंतिम अंक जो है वो कौन सा आएगा, 1 ही आएगा। इस कारण से यहां पर, और दूसरा जब जिस संख्या का अंतिम अंक 9 हो उसका भी अंतिम अंक 1 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1,9
का अंतिम अंक जो है वो कितना आता है, 1 आता है। इसको अभी यहां रख लेते हैं, हमने 2 को पूरा कर लिया है, इसको और इसको। इसके बाद आगे देखो 2 के बारे में बात करें हम, जो 2 है, यदि 2 के अंतिम अंक की बात करें, 2 का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, और ऐसा ही 4 हमें प्राप्त होता है कहां, 8 के लिए भी प्राप्त होता है, यहां से यहां 8 के लिए। तो 8 जो है इसका भी जब वर्ग किया जाता है तो हमें अंतिम अंक के रूप में 4 प्राप्त होता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, और फिर इसके बाद में जब 3 का वर्ग करें हम और इसके बाद यहां से 7 का वर्ग करें तो अंतिम अंक के रूप में हमें 9 प्राप्त होता है। तो 3 का वर्ग और 7 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 9। तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए 4 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त हो रहा है, और 16 और इधर 6 का वर्ग करने पर हमें यहां 36 प्राप्त हो रहा है, जिनके दोनों के अंतिम अंक जो हैं वो क्या होते हैं, अंतिम अंक 6 होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 4, जो यहां 6 है, इसका वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है अंतिम अंक के रूप में 6। तो ये इसके साथ है। अब यहां पर 2 संख्याएं ऐसी बच जाती हैं, एक तो 5 और एक 10। 5 वाली संख्या का जब भी वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक के रूप में 5 मिलेगा, और 0 वाली संख्या का जब भी वर्ग करेंगे तो उसके लिए 0 ही मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 5 के लिए हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है, और उसके बाद में 0 वाली जो संख्या होगी उसके लिए हमें अंतिम अंक के रूप में 0 ही मिलता है। अब इससे ध्यान से समझें, अगर संख्याओं को ध्यान से आप देखें तो यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 इस क्रम को ध्यान से देखें, 1 2 3 4, और इसी के साथ में दूसरे क्रम को, यहां पर इन सबको ध्यान से देखें आप तो इनमें एक संबंध दिखाई देगा। जिन 2 संख्याओं का योग 10 आ रहा है, 1 और 9 का योग 10 आता है, उसका वर्ग करने पर कितना आता है, 1 मिलेगा। 2 और 8 इनका भी योग 10 हो रहा है। तो ये संख्या हमें याद करने में आसानी रहेगी। अगर एक आपको संख्या याद है 1, तो दूसरी संख्या अपने आप याद आ जाएगी कि 9 हो सकती है। कि किसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि एक संख्या दी हुई है जिसका अंतिम अंक 1 है, तो बताइए उसके लिए वह संख्या कौन सी होगी, या फिर यह किस संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का यह वर्ग है उसका अंतिम अंक बताओ। तो आप क्या कहोगे, 1 या 9 में से कोई भी हो सकता है, वो जो ऑप्शन में होगा उसे टिक किया जा सकता है। दूसरा, यदि अंतिम अंक वर्ग के रूप में 4 दे दिया जाए तो वह संख्या जो है वो इनमें से होगी, या तो 2 अंक वाली होगी या फिर 8 अंक वाली होगी। ऐसे ही यहां पर दोनों का योग 10 है, इन दोनों का योग यहां पर 10 आ रहा है, और इन दोनों के योग की बात करें 4 और 6, ये भी 10 होता है। तो इस प्रकार से तो यहां पर 1 4 9 और 6 ये वो अंक होते हैं जिन पर हम किसी संख्या का वर्ग करें तो हमें इन अंक के रूप में वह वर्ग प्राप्त होता है। तो यहां पर कौन कौन से अंक ऐसे हैं जिनका जो अंक वर्ग करने पर प्राप्त नहीं होते, तो यहां से यहां देखो, इन दोनों के बीच में कौन से अंक हैं, 2 होता है और 3 होता है। इसके अलावा 4 से और 6 के बीच में 5 तो पहले से मौजूद है, तो 5 को छोड़ देंगे हम। उसके बाद 6 भी मौजूद है, तो 4 5 और 6 ये तो है, लेकिन 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 मौजूद है, 10 के लिए 0 है। तो यहां पर जो ये संख्याएं होती हैं, ध्यान से देखें, 2 3 7 और 8 ये वो नंबर हैं या फिर ये वो अंक हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग में कभी नहीं आते। तो हम यह लिख सकते हैं, इनको बॉक्स में पहले बंद कर देते हैं और इन पर इंडिकेट करके हम लिखेंगे कि ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। यदि आपसे कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक कोई ऐसा सवाल जो सही है या गलत, बस इसी का जवाब हमें ढूंढना है कि कहीं हमारा सवाल ही तो गलत नहीं, हम आंसर उस सवाल का ढूंढ रहे हैं जो सवाल ही हमारा गलत हो। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमसे कोई पूछे कि कोई संख्या दे जिसका अंतिम अंक 7 हो, तो क्या यह किसी संख्या का वर्ग होगा, तो हम इसके आधार पर याद रख सकते हैं और कह पाएंगे कि जो संख्या 2 3 7 और 8 पर अंत होती हो या खत्म होती हो, वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इस कारण से हमें यहां आसानी से अब पता चल जाता है कि कौन कौन सी संख्याएं वर्ग के रूप में होती हैं और कौन कौन सी संख्या वर्ग के रूप में नहीं होती हैं। और जहां हमने 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के रूप में भी जान लिया कि उनका वर्ग क्या होता है, और यही वर्ग जो है वो लगातार आगे भी चलता रहता है। यहां पर अंतिम अंक जो है कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो आइए अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम कुछ और जानेंगे वर्ग से संबंधित ही।
देखिए अब इसमें हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। तो जैसे कि एक जो है, एक का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग जो है वो होता है 4, 3 का जो वर्ग है वो होता है 9, और जो 4 का वर्ग है वो होता है 16। अब 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच की संख्याओं की बात करें तो वो होती हैं 2, 3, और इसके बाद में 4 से 9, 4 और 9, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच की संख्याओं की बात करें तो होती है 5, 6, 7 और 8। इसके बाद ऐसे आगे बढ़ें तो यहां पर आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इस प्रकार यहां पर जो ये संख्याएं दे रखी हैं, ये संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। यहां पर मौजूद जो ये संख्या है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। इस कारण से हमें सिर्फ वही संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पहले से पूर्ण वर्ग हैं। तो यहां पर 1, 4, 9 और 16 ये जो संख्या है ये कहलाती है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। तो आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोणीय संख्याओं के जोड़, और दूसरा है विषम संख्याओं का योग। तो कोणीय संख्याओं के जोड़ कौन से होंगे? ऐसी संख्याएं जिनको हम लिखें अगर डॉट के रूप में, अगर उनको पॉइंट के रूप में लिखा जाए तो वो एक कोण, त्रिकोणीय आकृति बनाए। तो त्रिकोणीय संख्याएं जो होंगी उनके जोड़ पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं 1, तो 1 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 को लिखा जा सकता है एक डॉट से। अगर हम लिखते हैं इसके बाद में एक डॉट के बाद दूसरी आकृति बनाए तो दूसरी कौन सी होगी? एक, 2 डॉट इधर होंगे और 2 डॉट इसमें होंगे, तो ये कितने? 1, 2, 3, तो ये होगा 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1, 2, 3 डॉट इधर, तो 1, 2 और 3 डॉट इधर, और इनको पूरा बनाएंगे त्रिकोणीय, तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ डॉट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद में आगे एक और बढ़ा लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ये यहां पर एक और बढ़ेगा, और इस प्रकार यहां पर भी। तो ये त्रिकोणीय आकृति बनती है। इसमें कौन कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर हैं 10। अब देखिएगा ध्यान से, यदि हम एक को समझें, एक को ध्यान से समझे तो एक में तो एक ही मौजूद है और तो कुछ नहीं है, तो इस आकृति यह जो है ये पूर्ण है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इसमें कुछ भी ना जोड़ें, यदि इसमें 0 ही रहने दें, तो ये जो है वो 1 का वर्ग होगा। इसको यदि पूर्ण कर दिया जाए, इसको यदि क्या कर रहे हैं हम, इसको पूर्ण कर दिया जाए, तो पूर्ण करने पर यह बन जाता है 2 का वर्ग। इसमें क्या जोड़ा हमने? 1 जोड़ा, और ये इस 2 का वर्ग बन गया। इसके बाद में इसको यदि हम पूर्ण करें तो पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? इसमें 3 यहां होंगे और 3 ही ऊपर होंगे, तो ये कितना बन जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह बन जाता है 3 का वर्ग। इसी प्रकार इसको देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमें 4 करने हैं, इसमें 4 है, यहां 4 हो जाएंगे, यहां पर भी 4 होंगे और यहां पर भी 4 हो जाएंगे। तो 4 इधर है और 4 इधर, इनका गुणा करके हमें पता चल जाएगा यहां पर 16 बने हुए। तो 16 जो है वो किसका वर्ग होता है? 4 का। इसी क्रम को यदि हम लगातार आगे बढ़ाएं, इसी क्रम को यदि लगातार आगे बढ़ाते रहें, तो कोणीय आकृति में या कोणीय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक त्रिकोणीय आकृति का निर्माण करती हों और उन त्रिकोण को पूरा करने पर जितनी संख्या हमें प्राप्त होती है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और वह लगातार एक क्रम चलता रहता है। जब इनको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर भी वर्ग की संख्याओं का जो क्रम है लगातार चलेगा। जैसे ये 1 का वर्ग था पहली त्रिकोणीय आकृति में, दूसरी त्रिकोणीय संख्या में ये 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग, 4 का, अगली त्रिकोणीय जो संख्या बनेगी वो 5 का वर्ग होगी, जिसमें 5 बिंदु इधर होंगे और 5 बिंदु इधर, जिससे 25 अंक हमें प्राप्त होगा। वो इस प्रकार इसके बारे में दर्शाता है। तो अब इसके बाद देखिएगा विषम संख्याओं का योग क्या हमें दर्शाता है। जब हम प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़ें, जब प्राकृतिक विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो विषम संख्याओं का जो योग है वो भी वर्ग को दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले 1 जो है एक विषम संख्या है, ये किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग होता है। इसके बाद में या फिर इसको यहां लिख लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। तो 1 जो है वो 1 के वर्ग को दर्शाता है। 2 के वर्ग को अगर हम दर्शाएं तो कैसे? देखो 1 और प्लस अगली विषम संख्या कौन है? 1 के बाद में, 1 के बाद होती है 3। 1 और 3 कितना होता है? ये होता है 4। 4 के 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। यदि हम 3 विषम संख्याएं लें, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो देखिए 1 और 3 5,
सॉरी 1 और 3 4, 4 और 5 9 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, और जो 9 क्या है वो 3 का वर्ग होता है। इसके बाद में जब हम 4 पर चलें, 4 के वर्ग की बात करें तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब यहां पर हमने देखा ये 9 है, 9 में अगर 7 जोड़ा जाए तो ये बन जाता है 16। तो इस प्रकार से यदि हम प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, कौन सी प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक संख्या, यहां लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या। जब विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाता है तो यहां पर विषम प्राकृत संख्याएं क्या करती हैं, जितनी वो संख्याएं होंगी 1 2 3 4, यदि प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो वह उनका वर्ग निकाल कर देती हैं हमें। 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो 16 होता है, जो 4 का वर्ग है। प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो किसका होगा, 3 का वर्ग होगा। 2 प्रथम विषम संख्याओं का जो योग है वो 2 का वर्ग होगा। इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाएं तो हम एक बात कह सकते हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होगा। कैसे होगा, देखो यहां पर हमने 1 2 3 4 4 संख्याएं ली हैं, तो उसका वर्ग 4 का 16 होता है, तो n संख्याएं लेंगे तो n का वर्ग कितना हो जाएगा, n² होगा। तो इस प्रकार से हमें विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्ग है वो भी प्राप्त होता है। कैसे, जब उनको लगातार हम संख्याओं को काम में लें और उन सबको जोड़ें, तो यही नियम इस प्रकार से काम करता है। तो आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, जो है कि यदि किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसे और किस अन्य तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखिए यदि हम कहें कि हमें वर्ग निकालना है 12 का, तो 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 12 का वर्ग निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है इसको हम 10 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, और हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² प्लस 2ab और प्लस b² होता है। तो इस प्रकार से जब हम पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग लिखें और इन सबको जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर 10 प्लस 2 का वर्ग निकालें, तो 10 प्लस 2 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों का वर्ग करेंगे, तो हम लिखेंगे 10 प्लस 2 का वर्ग बराबर से क्या होगा, 10 का वर्ग प्लस 2 गुणा 10 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग। जो 10 है उसका वर्ग होता है 100 प्लस 2 गुणा 10 करने पर आता है 20, 20 गुणा 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 40 प्लस, और 2 का वर्ग करने पर प्राप्त होता है 4। तो इस प्रकार से 40 और 4 हो जाते हैं 44, और 44 में 100 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 144। तो इस प्रकार से हम चाहें तो किसी भी संख्या का, यदि कोई संख्या छोटी हो या बड़ी, किसी भी प्रकार की संख्या हो, तो हम उसको यदि 2 भागों में बांट दें, जब उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है तो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। अब देखिएगा यदि हमें ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, तो हम कहें कि इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा इकाई अंक 5 वाली संख्या का। मान लीजिए एक संख्या है 25 और एक संख्या है 35। तो जब भी कभी इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग निकालना होता है तो यहां सबसे आसान विधि काम आती है। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि 2 अंक हैं, यहां पर 2 अंक दिए हुए हैं, तो जो 5 है 5 का तो करेंगे हम वर्ग, 5 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है, हमें 25 प्राप्त होता है। और 2 जो दूसरा अंक है उस दूसरे अंक में हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3। तो अब इसके बाद में 2 और 3 दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 3 और इन दोनों को साथ में जमा कर एक साथ लिख देंगे। तो 2 गुणा 3 करने पर प्राप्त होता है 6 और 25 पहले से लिखा हुआ है। इस प्रकार जो 25 है उसका वर्ग हमें 625 मिल जाता है। इसके बाद यहां देखिए 35 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 जो है उसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, और उसके बाद 3 है तो 3 के लिए क्या करना है, 3 से अगला अंक, 3 में 1 जोड़ेंगे तो अगला अंक प्राप्त होगा, प्लस 1 करने पर हमें मिलता है यहां पर 4। तो क्या करेंगे, अब 4 गुणा 3 करना होगा, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 4 और इन संख्याओं को एक साथ लेंगे। 4 गुणा 3 करने पर हमें मिलेगा 12 और ये 25।
तो इस प्रकार से जो 35 का वर्ग है वो 25 होगा। अब हमारे सामने यदि कोई भी संख्या आ जाए तो हम उसका वर्ग लिख सकते हैं, और संख्या अगर नहीं भी लिखी हुई है, बस आप दिमाग में उस संख्या को सोचें तब भी आप उस संख्या का वर्ग लिख पाओगे। तो देखो एक लिस्ट हम तैयार करते हैं, जैसे कि 5 है, 15 है, 25 है, 35, 45, 55, उसके बाद में 65, 75, 85, 95। इन संख्याओं को यदि हमें वर्ग निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। 5 का वर्ग सीधा सा 25 होता है, 15 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 225 हो गया। इसका निकालना है, इसका होता है पहले तो 5 का 25, फिर उसके बाद में 2 का गुणा 3 से करने पर 6 आ जाता है। 35 का निकालेंगे तो यहाँ पर पहले 25 आएगा, फिर उसके बाद 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 45 का निकालना है, सबसे पहले 25 आएगा, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 55 का निकालना है, इसके लिए 25 आएगा, 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 का निकालना है तो 65 के लिए सबसे पहले 25 होगा, फिर उसके बाद में 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42 आता है। 75 का निकालेंगे तो 75 के लिए पहले 25 और 7 का गुणा 8 से करेंगे तो आता है 56। इसके बाद 85 पर चलते हैं, 85 का वर्ग निकालना है तो पहले 25 आता है, फिर उसके बाद में 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 72 आएगा। और इसी प्रकार से जब 95 का निकालना है तो पहले 25 लिखेंगे और उसके बाद 9 का गुणा हम करेंगे 10 से, तो 9 गुणा 10 करने पर हमें 90 मिलेगा। इस प्रकार से हम किसी भी 5 अंक जो जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका जब भी हमें वर्ग निकालना हो तो हम इस आसान विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद यदि हम चाहें कि एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग जो है वो कैसे निकाला जाता है तो उसे हम कैसे निकालेंगे। एक इकाई जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका वर्ग जब भी निकाला जाता है तो उसका अंतिम अंक भी 1 आता है। लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें सभी अंक 1 हो, सभी अंक जो है वो 1 हो, जैसे कि 1, 11, 111 और 1111, तो इनका वर्ग देखिए कैसे काम करता है। 1 का वर्ग तो 1 होगा, और जब 11 का वर्ग निकालें तो 11 का वर्ग जो है वो 121 होता है, 1 2 1। लेकिन इसमें जो ट्रिक है वो इसका इस प्रकार से चलती है कि यदि आप 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाल रहे हो, तीनों अंक 1 हो, तो सबसे पहले 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, और जब आपने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो जब आप उसके अंतिम अंक तक पहुंच गए उसके बाद इसको घटते क्रम में लिख दो, तो फिर लिखोगे 2 और 1। ये 4 हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1। तो इस प्रकार 4 अंक की संख्या का वर्ग होगा। अब 5 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना है तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और यह क्रम लगातार इसी प्रकार से चलता रहता है। तो एक अंक वाली जिस संख्या का जो अंक है वो अगर 1 हो, बस उसमें एक अंक ही बार बार दिया गया हो, तो हमें उस अंक को गिनना है कितनी बार दिया है, और उसके बाद में उस संख्या का हम वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जितनी बार वो संख्या दी उतनी तक हमें संख्या लिखनी है गिनती, और उसके बाद उसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो आइए अब इसके बाद में हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं और उसे भी देखते हैं। देखिए अब हमारा अंतिम टॉपिक है इस वर्ग में, तो वो है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि पाइथागोरस के द्वारा यहाँ पर 3 संख्याओं को इस संबंध में लिखा गया, यदि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 2 संख्याओं के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो वह बराबर हो जाएगा किसी तीसरी संख्या के वर्ग के। इस नियम को ध्यान में रख के पाइथागोरस त्रिक का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तो जैसे देखिए, जैसे पहली संख्या मान लीजिए 3 है और उसके बाद में दूसरी संख्या है 4, तो यहाँ 3 का जब वर्ग किया जाए और फिर उसके बाद 4 का वर्ग और दोनों को जोड़ें तो 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 4 का वर्ग होता है 16। इसको दोनों के वर्ग को जब हम जोड़कर लिखें तब हमें अंत में जो संख्या प्राप्त होगी वो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। जैसे कि 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25, और जो 25 है वो किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 संख्याएं जो दी हुई हैं, कोई भी 2 संख्या हो सकती है, उनके वर्गों को जोड़ दिया जाए तो वो किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पर यदि इसके लिए हम समझें कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उसके लिए यह नियम हमारे सामने होता है कि जब भी हम किसी संख्या m के लिए, ध्यान रखना है m, यहां एक चीज हम लिख देते हैं, m एक पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यदि हम m को मान ले 4, m बराबर से
m बराबर 1 पर देख लीजिए चाहे आप m, यदि हम m को 2 माने तो m बराबर 2 पर कैसे काम करता है देखिए। m को 2 मानने पर क्या होगा, 2 गुणा m। अब m का गुणा 2 से करेंगे क्योंकि m की जगह पर भी 2 रखना है तो बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर इसमें हम m स्क्वायर माइनस 1 करना है तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे m की जगह पर 2 बराबर से 2 था तो हम लिखेंगे 2 का वर्ग और माइनस 1 बराबर से 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 माइनस 1 बराबर से 3। उसके बाद में अब यहाँ तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा किसके बराबर से, यहाँ पर होगा 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं थी वो 4, 3 और 5 बनती हैं। यदि हम m का मान 2 ना रख के 5 रखें, m बराबर से 5 पर क्या होगा, सबसे पहले 5 गुणा 2 करना है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 5 बराबर से 10। दूसरे में m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग जो कितना होता है, 5 का वर्ग माइनस 1 बराबर से 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। तीसरा देखिए m स्क्वायर माइनस 1 करना है। अब यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस और यहाँ प्लस है प्लस 1 बराबर से 25 प्लस 1 बराबर से 26। तो यहां पर हमें अन्य वो संख्याएं भी प्राप्त हो गई जिन संख्याओं का, अब ध्यान रखना यहां संख्याएं कैसे काम करती हैं, तो हमें इसमें दोनों जो छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे कि यहां पर ये दोनों छोटी संख्याएं, इन दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग करेंगे और इन्हें आपस में जब हम जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या, जो तीसरी बची हुई बड़ी संख्या है, उस संख्या के वर्ग के बराबर यह होता है। यहां पर ये जो क्रम है, हमने यहां पर जो क्रम लिखा है 3, 4, 5 का, इस क्रम में यदि हम 2 का गुणा करें, 3 का करें, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो हमें वो संख्याएं भी प्राप्त होती हैं जो अन्य पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। कौन कौन से, 3 का दुगुना करने पर हमें मिलता है 6, 4 का दुगुना करने पर मिलता है 8, 5 का दुगुना करने पर मिलता है 10। इससे अगला जो पाइथागोरस त्रिक है वो ये होता है, 3 का गुणा करने पर 3 में करें तो 9 मिलेगा, 3 का 4 में करने पर 12 मिलता है, 3 का 5 में करने पर 15 मिलता है, और इसी प्रकार से यह क्रम जो है लगातार चलता रहता है। अन्य आपको पाइथागोरस त्रिक चाहिए तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। आपके लिए अन्य प्रकार के सवाल और भी आते हैं जिसमें m के आपसे कह सकता है कि किसी सवाल के लिए या किसी पाइथागोरस त्रिक के लिए m का अधिकतम मान 8 है तो आप क्या करोगे, यहां पर रख कर देखोगे कि m का अधिकतम मान 8 किस में आ सकता है, और कभी कम के लिए बोला जाए तो आपको देखना होगा कि इसमें अधिकतम मान और कम से कम मान 8 कब आता है, जिसकी वजह से हमारा जो सवाल है वो आगे बढ़ता है और पाइथागोरस त्रिक को हम अच्छे से जान पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम इससे अगले भाग के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।